मैनिफेस्टेशन का सही राज और सही तरीका छिपा है भागवत गीता के इन 4 श्लोकों में, जिसे मैं आपको बहुत ही इजी वे में अब बताने जा रही हूँ। आज हम जानेंगे कि एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है आपको अपनी डेली लाइफ में टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स एज सून एज पॉसिबल। देखो, वी एज ह्यूमंस हैव 4 मोस्ट मैजिकल पावर्स इन अस। सबसे पहले पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, पावर ऑफ ट्रस्ट एंड पावर ऑफ एक्शन। इन चारों फीलिंग्स को बेसिस बनाकर ही मैनिफेस्टेशन होता है। आज आप जो भी हो वो आपने इन पावर्स को जैसे यूज़ किया है उसकी वजह से हो। कल आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ कैसी होती है वो भी इन्हीं पावर्स पर डिपेंडेंट है। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इंडिया ज्ञानियों का देश कहा गया है और इसीलिए यहाँ घर घर में गीता है। बट अनफॉर्चुनेटली गीता तो सबके घर में है, लेकिन गीता का ज्ञान सबके मन में नहीं है। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो 2nd अध्याय का 21वां श्लोक है। यहाँ कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि आपकी जो सोल है वो इमॉर्टल है, कभी ना मरने वाली है। अब यहाँ मैं आपको इस श्लोक के बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, आपके गहरे में बैठ जाए कि यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड एंड यू आर डेफिनेटली नॉट योर इमोशंस एंड डिज़ायर्स। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हमने खुद को इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लिया है बहुत सारी चीज़ों से ज़िंदगी की कि हम मानने लग जाते हैं कि हम वो ही हैं। जैसे अगर आपको आपकी कार बहुत प्यारी है तो बस आप अपने आप को उस कार से इतना आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपकी वो पहचान बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सोल है वो इमॉर्टल है, वो कभी नहीं मरती। आप एक कॉन्शियस एनर्जी हैं जिसे हम चेतना भी कहते हैं या आत्मा भी कहते हैं, और ये आत्मा अमर है, ये कभी नहीं मरती, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ, और ये साइकिल चलती रहती है। सोल ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर को आप ऐसे सोचो कि जैसे आप हर रोज़ क्लोथ्स चेंज करते हो, वैसे ही ये सोल एक लाइफ से दूसरी लाइफ में इस बॉडी को एज अ क्लोथ समझ के चेंज करती रहती है। अब आप कहोगे कि ये बात तो हमें पता है, लेकिन हाउ इज़ इट इवन रिलेटेड टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? Then allow me to move on to the next shloka for that. As the air carries fragrance from place to place, so does the embodied soul carry the mind and senses with it when it leaves an old body and enters a new one. आपने देखा होगा कि हवा में कई दूर से आ रही किसी तरह की फ्रेगनेंस आपको कभी कभी बहुत दूर बैठे भी आ जाती है, जैसे कि किसी फ्लावर की फ्रेगरेंस या फिर कभी कोई ऐसी स्मेल आती है जो अनप्लेजेंट होती है। तो इतनी दूर बैठे भी आपको कैसे ये फ्रेगरेंस आ जाती है? क्योंकि हवा अपने साथ उस फ्रेगरेंस को कैरी करती हुई यहाँ से वहाँ जाती है और आपको उसकी सुगंध या दुर्गंध आ जाती है। वैसे ही जब ये सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है तो अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने साथ इन द फॉर्म ऑफ इट्स बिहेवियर, सेंसेस, इमोशंस, ये सब लेके जाती है, और ये सब एक जन्म से दूसरे जन्म में और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। यही सब चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। आप खुद अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनाते, बल्कि ये ऑलरेडी ट्रेट्स आप अपने साथ लेके आते हो जो आपकी पर्सनल रियलिटी को शेप देते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई बच्चा अगर वो ज़्यादा गुस्सा करता है या ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो मजाक में तो लोग कह देते हैं कि अपने पापा या फिर अपनी मम्मी पर गया है, बट उसका नेचर एक्चुअली में ये उसके पास्ट लाइफ इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं जो एक बिहेवियर का रूप लेके उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। यू नेवर कम एज अ क्लीन स्लेट इन दिस वर्ल्ड। आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो भी इस बर्थ और रीबर्थ की साइकिल की वजह से ही आपके मन में आती हैं। इन डिज़ायर्स को हम वासना कहते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को पोएट, तो किसी को कुछ और बनना है। तो ये सारा जो इंट्रिंसिक नेचर है जो कि अपने साथ आप ऑलरेडी लेकर आते हो फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर। इसीलिए आपके रियल डिज़ायर्स कभी भी ऑन द सर्फेस आपको नहीं दिखाई देंगे। आपके डिज़ायर्स हमेशा आपके इंट्रिंसिक नेचर में छुपे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे अगर कोई बहुत एग्रेसिव है नेचर में तो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली उसकी रुचि स्पोर्ट्स में हो जाए जिसमें कि एग्रेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि फुटबॉल, बॉक्सिंग, इन सब में। या किसी का इंट्रिंसिक नेचर काम और पीसफुल है तो हो सकता है कि उसकी रुचि अपने आप ही इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पियानो या हारमोनियम प्ले करने में हो जाए। सो द पॉइंट इज़ टू फर्स्ट फाइंड व्हाट इज़ योर इंट्रिंसिक नेचर एंड देन योर डिज़ायर विल शेप अप अकॉर्डिंगली। इसीलिए जो मैं बर्निंग डिज़ायर हर वीडियो में आपको बोलती हूँ उसका मतलब है कि बिफोर मैनिफेस्टिंग द डिज़ायर्स और समवन स्पेशल इन योर लाइफ,
life, start manifesting, recognizing who you truly are and what do you truly want. यानी कि जो आपके मन के बहुत ही अंडर द सर्फेस से डिज़ायर्स आते हैं, जो आपके गहरे में रहते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस में रहते हैं, वो ही आपकी ट्रू बर्निंग डिज़ायर्स होते हैं। वो ऐसे 1 या 2 दिन में आपको नहीं पता लगेगा। थोड़ा डीप वर्क करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, थोड़ा मन को उसके लिए शांत रखना होता है और थोड़ा खुद भी शांति में रहना होता है। इसीलिए ये जो मेडिटेशन वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसको ज़रूर देखें। ये आपको आपके इंट्रिंसिक नेचर से करीब लाने में मदद करेगा। अब चलिए चलते हैं हमारे 3rd श्लोक पर, जो कि 2nd चैप्टर का वर्ड्स 14th है। इस श्लोक में कृष्णा कहते हैं कि योर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड दे आर नेवर सेम। इस बात में से हम 2 बातें निकालते हैं। 1, चेंज इज द वेरी लॉ ऑफ नेचर एंड दिस यूनिवर्स। जैसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसे ही लॉ ऑफ चेंज भी है। जैसे कि ठंडा पानी पीने में बहुत मज़ा आता है समर्स में, लेकिन अगर वही ठंडा पानी आपको विंटर्स में दिया जाए पीने के लिए तो आपको क्या होगा। इसीलिए जो आपका परसेप्शन है किसी भी चीज़ या किसी भी बात को लेके, वो हमेशा बदलता रहता है। आज आप दुखी हैं क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन जब कोई और बेटर आपकी लाइफ में आएगा तो आप एक ना एक दिन ये ज़रूर कहोगे कि अच्छा ही हुआ कि आपका वो ब्रेकअप हो गया। क्यों? ये वो ही ब्रेकअप है जिसकी वजह से आप एक दिन डिप्रेशन में थे और आज ये ही ब्रेकअप है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आई है। इसीलिए परसेप्शन आपका बदलता रहता है। तो देखा आपने कैसे जो आपकी आंखें देख रही हैं, जो आपका मन फील कर रहा है, वो सब आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब हम चलते हैं 2nd पॉइंट पे, जो इस श्लोक से निकली है। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन डुअलिटी एटलीस्ट ऑन द सर्फेस। जैसे कि पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, गर्मी है तो सर्दी है, सुख है तो दुख है। तो इसका मतलब है कि द वेरी नेचर ऑफ द माइंड इज़ टू हैव थॉट्स। और दोनों तरह के थॉट्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं और नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम कमिंग इन योर माइंड, बट यू कैन कंट्रोल द वे दोज थॉट्स आर मेकिंग यू फील फ्रॉम इनसाइड। यानी कि अभी आप मन के गुलाम हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपने मन को अपना गुलाम बनाना होगा। सिचुएशन आपके सामने जो भी हो, उस सिचुएशन में भी आपको अपने मन को अनअफेक्टेड रखना है, सो दैट आप हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी पर रहें। अब ये कैसे होगा? कैसे नेगेटिव थॉट्स आने पर भी आप इससे खुद को इफेक्ट ना होने दें। हाउ टू बी अनअफेक्टेड फ्रॉम द सिचुएशंस। यानी कि अगर सिचुएशन है, सपोज करिए दैट यू फेल्ड इन द जॉब इंटरव्यू एंड डिडंट गेट द जॉब ऑफ योर ड्रीम्स, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इस वजह से आपको एंग्जाइटी होगी, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप रोओगे, अनवर्दी फील करोगे और हो सकता है आप यूनिवर्स को भी ब्लेम करो इसके लिए। और आपको पता है ये हुआ क्यों है? वाई योर मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग। आप चाहते तो वो जॉब इंटरव्यू में पास हो सकते थे, लेकिन क्यों फेल हुए? बिकॉज ऑफ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली। वो कैसे हुआ? अब मैं गीता के आपको इस अगले श्लोक के हिसाब से समझाती हूँ। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि जॉब पानी है तो उससे रिलेटेड थॉट्स सोचो। जैसे कि मुझे जॉब मिल रही है, आप ये विजुलाइज कर रहे हो कि मैं पहले दिन अपनी जॉब पर जा रही हूँ और बहुत ही आप पॉजिटिव हो और साथ में आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हो कि मैं खुश हूँ। जब ऐसे करोगे तो क्या होगा? आप जॉब को अट्रैक्ट कर लोगे अपने पास। ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है। इन सब चीज़ों में आप उलझ गए, राइट? तो यहाँ लॉ ऑफ एक्शन का तो आपने यूज ही नहीं करा, यानी कि काम नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट श्लोक ऑफ भागवत गीता। इसका मतलब है यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो 2 उसमें बातें निकल कर आती हैं। एक होता है आपका काम करना यानी कि एक्शन, और एक उस काम करने की वजह से जो इफ़ेक्ट होता है यानी कि उसका रिजल्ट। हर काम के 2 पहलू हैं। एक्शन से रिजल्ट आता है। अब होता क्या है कि हम सबको पता है कि कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा, तो हम लोग काम तो कर लेते हैं, एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन काम करते वक्त हमारा काम पर फोकस नहीं होता, बल्कि उस काम को करने से जो रिजल्ट आएगा हम हमेशा उस पर ही ध्यान देते हैं। यानी कि यहाँ आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि सिर्फ रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में काम मत करो। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो काम करने का भी मन नहीं करता, मतलब कि मन में चलता रहता है कि मैं विजुलाइज करूं कि रिजल्ट क्या होगा, तभी आपको काम करने का मन करता है।
ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आप सोचो कि इतने इंटरव्यूज़ दे दिए लेकिन अभी तक जॉब ही नहीं लग रही है, और इस चक्कर में जो नेक्स्ट इंटरव्यू आप दोगे उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं करोगे, क्योंकि मन में तो आपके यही आएगा ना कि यार इतने सारे इंटरव्यूज़ दे दिए और जॉब नहीं लग रही है, तो ये भी ऐसे ही दे देते हैं, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ आपको सारा फोकस अपने इनपुट यानी कि अपने काम पर लगाने की ज़रूरत है। नो मैटर कितनी बार आप फेल हुए हो, लेकिन फिर भी आपको अपने काम पर ही फोकस करना है। जब पूरा फोकस काम पर होगा और रिजल्ट के बारे में आप भूल जाओगे तो रिजल्ट अपने आप आपके फेवर में आ जाएगा। अब मैं ये आपको कैसे होगा वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो, जैसे कि आप सोचो कि आप एक तीर से निशाना लगा रहे हो, तो आपके हाथ में सिर्फ निशाने पर अच्छे से फोकस करके एरो को रिलीज करना है। एक बार एरो अगर रिलीज हो गया तो वो टारगेट पर लगे या नहीं लगे ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है, जब आप फोकस करके निशाना लगाते हो टारगेट पर तो आपको रिजल्ट की एंग्जाइटी होती है कि बस निशाना टारगेट पर लग जाए। इस बात को इतना ज़्यादा सोचने लगते हो कि आपका जो फोकस ऑन एक्शन है वो हट जाता है और रिजल्ट पर वो फोकस ऑटोमेटिकली चला जाता है। और एक बार एक्शन से फोकस हटा नहीं तो रिजल्ट तो खराब होगा ही होगा। इसीलिए अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी कोई भी डिज़ायर, तो बस सिर्फ उस डिज़ायर को पूरी तरह से रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि रिजल्ट जो भी हो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आज रिजल्ट पर ध्यान देके आप अपना फोकस भी बेकार करोगे तो उससे बनते हुए काम भी आपके बिगड़ जाएंगे। अब आती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैनिफेस्टेशन के बारे में, जो मैं आपको गीता के 17th चैप्टर के 2nd और 3rd श्लोक की हेल्प से समझाऊंगी। तो 17th चैप्टर का 2nd और 3rd श्लोक है, दिस मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद इनेट फेथ विच कैन बी ऑफ 3 काइंड्स, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फेथ का मतलब है आस्था। सी एवरी ह्यूमन हैज़ डिजाइंड हिज लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस, अजम्पशंस एंड फीलिंग्स। आपकी किसी चीज़ में आस्था है वो ही आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। ऐसे कि अगर कोई बोले कि मैं भगवान को नहीं मानता बिकॉज माई आईज कांट सी हिम, सो ही डजंट बिलीव इन द गॉड बट ही हैज़ फेथ इन हिज आईज। उसे अपनी आंखों पर पूरा विश्वास है कि जब तक वो अपनी आंखों से देखेगा नहीं तो मानेगा नहीं। तो ये फेथ उसका भगवान में नहीं है पर आंखों में है। तो फेथ है तो सही, सबके पास फेथ होता है। ये फेथ ही डिज़ाइन करता है आपका मन, और आपके मन में आते हैं थॉट्स यानी कि विचार, और जिस तरह के थॉट्स आपके मन में आते हैं उस तरह के फीलिंग्स आपका मन आपकी बॉडी को महसूस करवाता है। तो जैसे आपका फेथ वैसे ही आपके विचार और वैसे ही आपकी फीलिंग्स आपके बॉडी लेवल पर आते हैं, और उन फीलिंग्स की वजह से आते हैं इमोशंस। तो सारा का सारा जो खेल है वो यहाँ पर फेथ का है। जैसे अगर आपके फेथ हमेशा नेगेटिविटी पर फोकस्ड है, यानी कि अगर आप भलाई में भी बुराई ढूंढते हो, पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढते हो, तो आपकी ओवरऑल लाइफ का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो नेगेटिविटी होगी। और मैनिफेस्टेशन तो दूर की बात है, आप कभी खुशी से लाइफ जी भी नहीं पाओगे ऐसे में। तो इसीलिए अगर कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले अपने फेथ, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करो। तो अगर आपका फेथ होगा यूनिवर्स पर कि इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर नॉट अगेंस्ट यू, तो आपके थॉट्स जो आएंगे माइंड में वो वैसे ही थॉट्स आएंगे। आपका और ज़्यादा गहरे में ट्रस्ट यूनिवर्स पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी में फीलिंग्स आएंगे वो रिलैक्स और काम फीलिंग्स आएंगे, आप पॉजिटिव फील करने लगोगे। उसकी वजह से जो आप इमोशंस रिफ्लेक्ट करोगे वो हाई वाइब्रेशन के होंगे। हाई वाइब्रेशन के इमोशंस आपको अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऑल द टाइम, तो समझ लेना आपके बिना मांगे ही आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स पूरी कर देगा। अब हमने श्लोक तो जान लिए हैं, ये 4-5 श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताए हैं मैनिफेस्टेशन के अराउंड। अब हम जानेंगे प्रैक्टिकल टिप्स जो कि हमको फॉलो करने हैं डेली लाइफ में इन श्लोकों की हेल्प से, सो दैट वी कैन मैनिफेस्ट इवन मोर फास्टर। तो सबसे पहले मैंने जिस श्लोक की मदद से आपको बताया वो ये कि सोल अक्यूमुलेट्स विशेस फ्रॉम डिफरेंट बर्थ एंड डेथ साइकिल्स विच मेक्स यू हु यू आर टुडे, एंड वी ऑल नो मैनिफेस्टिंग इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट वी वांट बट एक्चुअली who we are. So firstly, focus on finding your intrinsic nature and then shape up your desires on the basis of that.
उसके बाद बात आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स आपके मन में आएंगे, क्योंकि थॉट्स का आना आपके मन में ये एक प्रोसेस है। दे विल कम एंड गो, तो उनको एक्सेप्ट करना है, उनको ऑब्जर्व करना है और उनको लेट गो करना है। और उसके लिए मैंने आपको बताया मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, उससे बहुत ही आपको क्लैरिटी आएगी। उसके बाद यूज लॉ ऑफ एक्शन टू मैनिफेस्ट द डिजायर्स वाइल फोकसिंग ऑन एक्शन नॉट ऑन रिजल्ट्स। और सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, have faith in universe that everything is happening in your favor. This universe is manifesting what's best for you. जब आपने बर्निंग डिज़ायर फाइंड कर ली ना, आधा काम तो आपका वहीं पर हो गया। उसके बाद आपको ये समझना होगा कि नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे, आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बिकॉज दिस इज़ द वेरी प्रोसेस ऑफ थॉट्स। लेकिन उन थॉट्स पर हमको ध्यान नहीं देना है। वो काम भी आपका कैसे होगा? मेडिटेशन के थ्रू हो जाएगा। जब आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, अपने आप ही आपका जो ध्यान है वो नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाने लगेगा। लेकिन जो आउट ऑफ वर्ल्ड के लिए काम करना है वो है लॉ ऑफ एक्शन। तो लॉ ऑफ एक्शन को यूज़ करना ना भूलें। So if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. So feel free to give a thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I talk about manifestation through spirituality. This is Akshita signing off.